तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 194 आईसी के बारे में, जो बात करता है पेमेंट अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। सेक्शन 194 आईसी जो बात करता है पेमेंट अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। इसमें हमने ये ध्यान रखना है टीडीएस काटेगा कौन कौन काटेगा टीडीएस। एनी पर्सन responsible for paying any sum by way of consideration not being consideration in kind under a specified agreement under section 45(5)(a। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, कोई भी पर्सन जो पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या, एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन काइंड में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वर्ड है काइंड में नहीं होना चाहिए। काइंड के अलावा मीन्स मोनेटरी फॉर्म में होना चाहिए, चाहे कैश के थ्रू पे कर रहे हो चाहे बैंक के थ्रू पे कर रहे हो। ठीक है, काइंड में नहीं होना चाहिए अंडर अ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 45(5)(a। अब ये क्वेश्चन ये रेज होगा कि स्पेसिफाइड एग्रीमेंट बोलते किसको है, तो उसको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, किस पे टीडीएस काटना है, कैश कंसिडरेशन और मोनेटरी। ठीक है, रेट क्या रहेगा 10%, और उसके बाद सामने वाली पार्टी इस केस में रेजिडेंट होनी चाहिए। सेक्शन 194 आईसी तभी एप्लीकेबल होगा जब सामने वाली पार्टी रेजिडेंट है। ठीक है, टीडीएस काटना कब है, कब काटना है टीडीएस, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। या तो हम क्रेडिट कर रहे हैं पे के अकाउंट में या फिर हम उसको एक्चुअल पेमेंट कर रहे हैं, इन दोनों में से जो भी पहले होगा टीडीएस तब काटना है। ठीक है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194 आईए। सेक्शन 194 आईए इमूवेबल प्रॉपर्टी की पेमेंट जब करते हैं ना, मीन्स सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तब एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसमें अब आगे पढ़ते हैं। सिंस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स फॉर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 45(5)(a इज कवर्ड अंडर सेक्शन 194 आईसी, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194 आईए डू नॉट गेट अटैच्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी इन सच केसेस। इसका मतलब सिंपल सी बात है, जहाँ पे सेक्शन 194 आईसी लग गया वहाँ पे 194 आई नहीं लगेगा। मींस सेक्शन 194 आईसी लगेगा स्पेसिफाइड एग्रीमेंट के केस में। मींस अगर हम टैक्स जो स्पेसिफाइड एग्रीमेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, तो उस केस में सेक्शन 194 आईसी लगेगा, वहाँ पे सेक्शन 194 आईए नहीं लगेगा। ठीक है, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन बता रही हूँ। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 45(5)(a इट मीन्स अ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, इन विच अ पर्सन ओइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, कि एक पर्सन जिसके पास लैंड है या बिल्डिंग है, ये दोनों हैं। ठीक है, एग्रीज टू अलाउ, मतलब वो परमिशन दे रहा है सामने वाले पर्सन को, अलाउ एनी पर्सन टू डेवलप अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ऑन सच लैंड और बिल्डिंग और बोथ। मीन्स एक पर्सन जिसके पास प्रॉपर्टी है, वो सामने वाले पर्सन को राइट दे रहा है कि उस प्रॉपर्टी पे वो कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलप कर सकता है। ठीक है, द कंसिडरेशन इन दिस केस इज अ शेयर बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ इन सच प्रोजेक्ट, पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन में ऑल्सो बी इन कैश। इसमें क्या है कि जो सामने वाली मान लो मिस्टर, ये एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। ठीक है, ये मिस्टर राम है, इसके पास ये लैंड थी या फिर बिल्डिंग थी। ठीक है, इसने मिस्टर श्याम के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें जो ये राम ओनर ऑफ प्रॉपर्टी है, वो बिल्डर को कहता है कि ठीक है, मैं आपको ये अपनी लैंड दे रहा हूँ, आप क्या करो, इस पर अपनी बिल्डिंग बना लो, लेकिन जब आप बिल्डिंग बनाओगे तो ये 2 फ्लोर मेरे को दे देना, 3 आप रख लेना, प्लस इसके अलावा 30 लाख रुपीज़ भी दे देना। ठीक है, इस केस में मिस्टर श्याम को यूज़ करने के लिए दे रहे हैं ना अपनी लैंड, उसमें इसके बदले में मिस्टर श्याम को 3 फ्लैट मिल जाएंगे और मिस्टर राम को 2 फ्लैट्स मिल जाएंगे, प्लस उसको 30 लाख मिल जाएगा। तो ये स्पेसिफाइड एग्रीमेंट है। इसमें हम ये ध्यान रखना है कि ये इन्वॉल्व प्रॉपर्टी की सेल परचेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राम कंप्लीटली थोड़ी सेल कर रहा है। ठीक है, तो ये सेक्शन 194 आईसी में कवर्ड है, और यहाँ पे टीडीएस सभी काटना है जब मोनेटरी कंसिडरेशन होगा। अगर मोनेटरी कंसिडरेशन नहीं है तो टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।